करने के बाद हमने डीप पढ़ा था, वो हमने जब कंप्लीट कर लिया तो हमने ओसीडी स्टार्ट किया। ओसीडी की इंट्रोडक्शन हमने कल कर ली थी, हमने उसको लाइव नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा उसको कवर कर लेंगे। हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। ओसीडी के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था जनाब, बताएं। ओसीडी में सबसे पहले तो हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, इसकी टाइप्स कितनी है। ओसीडी है, फिर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, होर्डिंग है, ट्राइकोटिलोमैनिया है, एक्सपोजिशन है, और फिर इसके अलावा अनस्पेसिफाइड ओसीडी, और फिर जनरल मेडिकेशन की वजह से या सब्सटेंस अब्यूज और मेडिकेशन इंड्यूस की वजह से। और इसके बाद फिर हमने ऑब्सेशन को देखा था कि ऑब्सेशन क्या होती है और कंपल्शन क्या होती है। तो ऑब्सेशंस क्या होती हैं? ऑब्सेशंस जो है ना, ये होती हैं रिकरेंट और परसिस्टेंट थॉट्स होती हैं, अर्जिस होती हैं, इमेजेस होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं या अनवांटेड और इंट्रूसिव होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसको उर्दू में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्सेशंस होते हैं लगातार ख्यालात का दिमाग में घुसते जाना, या वो ख्यालात आइडियाज की सूरत में होंगे, कोई नया आइडिया, कोई थॉट, इम्पल्स की सूरत में। ऐसा इम्पल्स कहते हैं आप फौरी तौर पे एक अर्ज आती है, एक नीड आती है, ठीक है, या फिर वो इमेजेस की सूरत में होंगे। ज्यादातर ओसीडीज जो है वो, कहीं थोड़ा सा पीछे करें, ज्यादातर ओसीडीज जो है वो इमेजेस की सूरत में आते हैं और इम्पल्सिस की सूरत में आते हैं। इम्पल्स जैसे कि फौरन दरवाजा बंद करने का इम्पल्स आता है, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, ठीक है। और इमेजेस की सूरत में ये आते हैं कि नुकसान हो जाएगा, ये चीज तबाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आजकल जब लोगों के बहुत ज्यादा बिल आते हैं तो बिल भी इमेजेस के तौर पे दिखाई देते हैं, बिल इमेजेस के तौर पे दिखाई देते हैं दिमाग में कि बहुत ज्यादा बिल आएगा। तो आप यकीन जाने एक नॉर्मल इंसान भी आजकल जब इस चीज का शिकार होने लगता है तो वो आता जाता हर चीज बंद करता है, यानी कि जो खास तौर नीड में भी जो पंखा लाइट चीज जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो भी आप बंद कर रहे होते हैं। एक ऑब्सेशन हो जाता है, ठीक है। ऑब्सेशन किसको कहते हैं? ऐसी थॉट्स और इमेजेस जो कि आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं और उनको कॉन्शियसनेस में उनको हटाना मुश्किल है, ठीक। और कंपल्जन्स किसको कहते हैं उर्दू में? इसको बोलते हैं कंपल्जन्स एक्शंस हैं, ठीक है। और ऐसे एक्शंस हैं जो बार बार हम अपने ख्यालात के आने के रद्दे अमल में करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ऑब्सेशंस हैं, बार बार इमेजेस आ रहे हैं कि बिल ज्यादा, बिल ज्यादा, बिल ज्यादा, तो वो उस इमेज को उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए फौरी तौर पे कंपल्जन करो, ठीक है। तो ओसीडी वाले जो होते हैं वो कंपल्जन्स करने के लिए एक्चुअली वो अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से वो मसले का हल निकाल रहे होते हैं, लेकिन मसले का हल वो या तो एक्सीड पे ले जाते हैं या फिर मतलब कि उनसे बैलेंस मसले का हल नहीं होता, यानी इर्द गिर्द के बाकी मामलात को वो नहीं देख रहे होते। और सिम्टम्स कौन से होंगे? सिम्टम्स होंगे फील एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल, कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरेंगे, और अनरीजनेबल किस्म की परेशानी होगी, यानी कि खास लॉजिकल नहीं होगी, और बहुत ज्यादा वक्त इस चीज पे ही लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और डेली फंक्शन उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वर्क एरिया, घरेलू खवातीन घर के काम करते हुए, और वर्किंग लेडीज, और इसके अलावा बच्चे, उनका पढ़ाई, मतलब जो भी कोई इंसान जो भी कोई काम करता है, शॉपकीपर्स हैं अपने जो रूटीन पे जाते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उनमें फंक्शंस में इंटरफेयर आ जाएगा, खराब हो जाएंगे। वो छुट्टियां हो रही हैं, काम से घर बैठ रहे हैं, नहीं जा रहे, या फिर डिस्टर्ब है, कभी सर दर्द है, कभी परेशानियां हैं, तो वो पता चलेगा कि एक जो रेपिटेटिव चीजें जो वो इतना सारा टाइम उस कंपल्जन्स पे ही लगा देते हैं, यानी कि इतना सारा टाइम उस पे ही लगा देते हैं, तो फिर कैसे?
उनका टाइम ही नहीं बचता फिर दूसरी चीज पे तवज्जो देने का। ठीक है, हम DSM-5 से भी पढ़ रहे हैं ये साथ साथ, और साथ हम इसको एक हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, जो बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो हम इसको भेज देंगे, आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं, आप पढ़ें इससे भी। ठीक है, इसमें जरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया है, ये जो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मेरे पास है ये क्राइटेरिया है। इसके पहले क्राइटेरिया में ऑब्सेशन और कंपल्शन को डिटेल से बता दिया है। दूसरे में उसका बता दिया है कि जो पहली निशानी है वो ये है कि टाइम इन कर रहा है, मतलब पेशेंट आके बताएगा या उसके घर वाले बताएंगे कि आज ये आधा घंटा वॉशरूम में रहा है, आज ये 3 दफा वॉशरूम में रहा है, 15-15 20-20 मिनट में ये नहाता ही रहा है, आज ये इतनी देर, ये मतलब टाइम का जिक्र हो रहा होगा कि रात को ये इतनी देर जो है ना इस चीज को करते हैं, रात को इतनी चीज ये जो है ना वो दरवाजे बंद करने में लगे रहते हैं, दिन में आप ये करते रहते हैं, इतनी देर ये अपने बालों को खींचते हैं, इतनी देर अपने नाखूनों को उतारने में ही लगे रहते हैं। तो जब भी ऑब्सेशन और कंपल्शन का जिक्र होगा साथ में टाइम की बात जरूर हो रही होगी। ठीक है, अगली बात हो गई आपकी टाइम की, टाइम कंज्यूमिंग की, कंपल्शन हो गए और ऑब्सेशन हो गए। और तीसरी अहम चीज ये है कि फिजियोलॉजिकल या ड्रग्स सब्सटेंस अब्यूज के नतीजे में ये मसला नहीं है। ये जो ऑब्सेशन और कंपल्शन है किसी भी ड्रग्स, मेडिकेशन या खाने पीने की फिजियोलॉजिकल की वजह से नहीं है। ठीक है, नॉट एट्रीब्यूटेबल, इसकी वजह से ये नहीं है। ठीक है, और चौथी हमारी कॉज जो है वो ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स में भी ये बेटर एक्सप्लेन नहीं होती कि जी इस वजह इसको ये वाला नफ्सियाती इशू है तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बल्कि बजाते खुद ये एक डिसऑर्डर है जो कि अपनी नुमाया हैसियत रखता है। ठीक है, तो 40% ऑफ दीज विद OCD सीक ट्रीटमेंट, कहते हैं कि 40% सिर्फ लोग हैं जो के ट्रीटमेंट लेते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट आप इसको स्कैन कर लेना, ये इस पे लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, और बाकी 60% जो है वो क्लिनिक तक नहीं पहुंचते, वो डिस्ट्रेस में ही रहते हैं। ठीक है, या फिर उनका OCD चेंज हो गया खुदा ना खास्ता स्किज़ोफ्रेनिया में, या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर फीचर्स के साथ जब आ जाता है तो वो या तो मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं या घर में ही मेडिकेशन पे रहते हैं। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी चेंज हो सकता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चेंज नहीं होते, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर खुद एक हैसियत रखता है OCD की। OCD तो डिस्ट्रेस है टोटल, OCD जो पर्सनालिटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी है, वो डिस्ट्रेस नहीं है। वो एक बिलीफ बन जाता है, उसको वो मैनेज करना आ जाता है, कब कैसे किस चीज को मैनेज करना है। ये इसके अंदर इम्पेयरमेंट होती है, इसमें नहीं उसको पता होता है कि मैंने अपने आप को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए OCD की पर्सनैलिटी में ये चेंज नहीं होता। कुछ मसाइल हैं जो कि OCD पर्सनैलिटी में चेंज नहीं होते, एक्चुअली वो कोमोर्बिड होते हैं। ठीक है, OCD भी है और साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, तो दोनों का अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग अलग बनता है लेकिन कोमोर्बिड बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने ये इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे हमने पढ़ी है वो ये है कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस जो हैं, ये इनमें एक नुमाया बात ये है कि जो ऑब्सेशंस हैं वो इंट्रूसिव है और बाहर से आते हैं। ठीक है, और हम उनको वो बहुत कोशिश करते हैं उनको इग्नोर करने की, रेजिस्ट करने की। ठीक है, और जो ऑब्सेशंस होते हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, वो होती हैं विशेस, ख्वाहिशात, इम्पल्सेस, यानी कि आपकी एकदम से अर्ज आती है, आपको एक नीड आती है। ठीक है, इमेजेस के तौर पे, आइडियाज के तौर पे, और डाउट्स होते हैं, शक, वहम, कि पता नहीं कुंडी खुली है कि नहीं खुली, बंद है कि लॉक खुला कि नहीं खुला, बंद है कि क्या। और दूसरी किस्म ये होती है डार्ट की, कंटामिनेशन की, वायलेंस की, अग्रेशन की, ऑर्डिनेंस की, और रिलीजन और सेक्सुअलिटी की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअलिटी की भी अगर ऑब्सेशंस किसी को आना शुरू हो जाए तो उनको इमेजेस और इम्पल्सेस के तौर पे
दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, आइडियाज आते हैं, वो उनको फिर कंपैरिजन करने के लिए वो वीडियोस देखते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, और जो है ना मैगजीन्स देखते हैं, या फिर वो फोन पे बात, लड़कियों से फोन पे बात, या लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करने की ख्वाहिश रखती हैं कंपल्जन्स के तौर पे बार बार। अच्छा, लड़कों को ये जो अर्ज होती है कि लड़कियां मतलब हमसे बात करें, उनके साथ वक्त गुजारें, बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं या आइडियाज उसके बारे में आते हैं, इम्पल्सिस आते हैं, तो उस सेक्सुअलिटी ऑब्सेशंस भी होते हैं। तो अवॉइडेंस बिहेवियर भी तो हो सकता है इसके अगेंस्ट। वो अवॉइडेंस बिहेवियर पहले कर करके थक जाते हैं ना। असल मसला ये है कि सेक्सुअलिटी में, रिलीजन में दो तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें साथ में हमें डोपामाइन भी तो मिलता है ना। डोपामाइन प्लेयर जो हमारा फीलिंग गुड का जो हार्मोन है वो भी तो इंक्रीज होता है ना। तो वो फीलिंग गुड का हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो उसको कौन नहीं चाहेगा कि वो आए। हाँ, ये है कि इन सब में एक ही बात है कि जो है ना, अगर कोई जमीर आ जाता है ना, उसमें जमीर अगर आपको मलामत करे और आपको बताए, आपको सिखाए, आपकी तरबियत बचपन की या घर का माहौल आपको किसी ना किसी सीधे रास्ते पे लाए, तो आपको पता चल जाता है कि प्लेयर तो इसमें मिल रहा है, लेकिन फिर रोक टोक शुरू हो जाती है ना। प्लेयर सीख के तौर पे आपने इस चीज को इतना ज्यादा नहीं करना, तो वो चीज फिर रुक भी जाती है। लेकिन अगर रोकने वाला, तरबियत करने वाला, बताने वाला, या घर का माहौल या एविडेंसेस कोई चीजें ना मिले, तो एक इंसान जो है ना ऑब्सेशंस को फिर कंपल्जन्स और फिर ओसीडी एक पूरा एक बन जाता है फिगर। आपको पता है ये सेक्सुअलिटी का जो ऑब्सेशन है ना, और रिलीजन का ऑब्सेशन खास तौर पे, ये तो बिल्कुल आपकी फंक्शनैलिटी तबाह कर देता है। जो रिलीजन का ऑब्सेशन होता है ना, उसमें पेशेंट जो होता है ना, वो हर वक्त किसी ना उसमें क्या उसे कहते हैं, जो एक तरतीब से पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो एक तरतीब से पढ़ाई करते हैं, इतनी बार ये करना है, इतनी बार ये करना है, अब रात सुबह दिन शाम वजीफे बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब कि दीन को वजीफों का दीन बना लेते हैं। बाकी का वहम हो जाए तो वो फिर हाँ, उसमें अच्छा असल में ना, देखो ये तो नेचुरल सी बात है कि जब हम पाक होते हैं, नहाते हैं, साहब हम मुतमिन होते हैं, तो हमें प्लेयर मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर अब ये बार बार हम करने लग पड़े, बार बार हम करें क्योंकि हमें प्लेयर मिल रहा है, तो वो फिर खराब हो जाती है, ऑब्सेशन बन जाता है वो। ठीक है, कंपल्जन्स किसको कहते हैं? वॉलंटरी बिहेवियर्स को। ये बहुत जरूरी है बात सुनना ना। वॉलंटरी बिहेवियर कहते हैं यानी कि जो हमारी अपनी मर्जी से हमारे बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उसके साथ एंजाइटी होती है, तो इस वजह से तो वो कहते हैं एंजाइटी को कम। अच्छा, अब पेशेंट ना बड़े मासूम होते हैं एक्चुअली, वो ना अपने मसलों को हल करने की ना कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे छोटे से तुक्के मार रहे होते हैं कि जी मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे करूंगा तो मैं ठीक होगा। जैसे हमने पहले पैनिक अटैक पढ़ा था, तो वो पेशेंट कह रहा था कि मैंने सोचा है कि मैंने इधर से जाया ही नहीं करना, मतलब अपने वो रूट्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अवॉइड्स कर, वो अपने सारे तरीके लगा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्सेशन और कंपल्सिव डिसऑर्डर में जितने वो तरीके लगा रहे होते हैं ना, वो असल में उनके उल्टे पड़ रहे होते हैं। मासूम होते हैं, उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती। अब उनको एजुकेशन की जरूरत है। साइको एजुकेशन इज द मेन चीज। आप काउंसलिंग में आते हो, थेरेपी में आते हो, फिर आपको बताया जाता है कि नहीं, आपने इस चीज को दबाना नहीं है। ठीक है, थेरेपी में आपको वो कर रहे होते हैं, इग्नोर और रेजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे अपने चीजों को डिटेल से, उसको फॉलो अप नहीं करेंगे, उसका एक चार्ट तरतीब नहीं करेंगे, तब तक उनका ये ऑब्सेशन और कंपल्शंस कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो वॉलंटरी बिहेवियर्स होते हैं मेंटल एक्ट्स दैट फील मैंडेटरी अनस्टॉपेबल। मैंडेटरी अनस्टॉपेबल का मतलब ये है कि उनको लगता है कि ये अगर ना किया तो फिर, मतलब कि ये ऐसे है जैसे कि एक रोल नंबर स्लिप पे रोल नंबर अगर लिखा नहीं होगा तो रोल नंबर तो मैंडेटरी है ना, जरूरी है ये इतना जरूरी है कि इसके बगैर तो हम एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, वो अपने लिए उसको इतना लाजम करा दे देते हैं। ठीक,
तो many individual recognize that their behavior are irrational, but they believe thought though that without them something terrible will happen. और अब ये साफ है इसके ऊपर बात, ठीक है, साफ बात ये है कि उनका बिलीव जो उनको पता है कि इरेशनल है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर ये हमने ना किया तो कोई बहुत टेरिबल किस्म का मसला बन जाएगा, कोई बहुत, और वो टेरिबल पता क्या चीज होती है, उसका ऑब्सेशन होता है जो इमेज के तौर पे से दिखाई दे रहा होता है, जो इम्पल्स और वो आइडिया जो ब्रेन में एक नेगेटिव का जो एक कनेक्शंस बने होते हैं ना, नेगेटिव कनेक्शंस बने होते हैं, वो उनको वो दिखाई दे रहे होते हैं इन फ्यूचर के, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि वो पेशेंट कहती है कि मैं कपड़े धो के बाहर क्यों नहीं डालती, तो वो उसके इम्पल्सिस और इमेजेस क्या है, क्या थे, जर्म्स लगेंगे, गंदगी लगेगी, हवा में जो ज़रात है वो मेरे को, हाँ, उसको डिटेल से डिस्कस हम जब पेशेंट के साथ करते हैं तब हमें उनके आइडियाज और इमेजेस दिखाई देते हैं। तो जब वो कहती है कि एक्चुअली जब मैं तार पे डालूंगी, बाहर डालूंगी, तो हवा तो है ना बाहर चल रही, तो वो जब हवा गुजरेगी कपड़ों को टच होगी तो जो उसके अंदर होगा वो मेरे कपड़ों को भी लगेगा। बस एक ही बात यह है कि जब पेशेंट आपसे इतना डिटेल ऑब्सेशन आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं, हम नहीं सोच रहे कि हमने तो ये कभी सोची नहीं है। अच्छा, अब एक पेशेंट है वो माशाल्लाह अब तो काफी बेहतर हो गई है, वो पेशेंट वो ओसीडी की, वो जब सेशन लेने के लिए आती है ना तो वो टेबल पे हाथ नहीं लगाती, ठीक है, और अगर मैं उनको काम करवाती हूँ तो शुरू में तो वो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल ही अपने आप को क्लोज, वो अपना पर्स भी इधर नहीं रखेगी, ठीक है, तो वो शुरू में कहती थी देखिए अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ ना तो मैं घर जाके फिर इसको मैं सरफ से साफ करूंगी, ठीक है, अब मैं इस चेयर पे बैठी हूँ ना तो मैंने घर जाके कपड़े बदलने हैं, फिर मैंने एंटर होना है अंदर, फिर उसके बाद मोबाइल है, अब मिसाल के तौर पे वो कहती कि मैंने चेयर पे हाथ रखा है, मैंने यहाँ चेयर पे हाथ रखा है, मैं टैक्सी में आई हूँ, टैक्सी की सीट पे मैं बैठ के आई हूँ, टैक्सी की सीट मुझे तो नहीं पता साफ थी कि गंदी थी ना पाक थी, तो मैं तो जब तक कपड़े नहीं बदलूंगी मैं पाक नहीं होंगी, ठीक है, तो उसको मैंने पूरे चार्ट्स बना के दिए, चीजें बना के दी, डिटेल से उसको कनेक्शन उसके रिकंस्ट्रक्ट किए एक दोबारा फिर से, फिर उसको टेक्निक्स कराई, फिर चीजें काफी बेहतर हुई। अब जब मैं उसको डायरी पे काम करने के लिए देती थी, उसको मैंने पूरी एक डायरी लगवाई हुई थी जिस पे वो सारा काम करती है, अभी भी करती है, तो वो डायरी जब मैं उसकी डायरी पकड़ती हूँ तो फिर मेरे भी ख्याल में आता है कि मैं इसकी डायरी पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथों को क्या लगा गंदी हो जाएगी इसकी डायरी, तो उसको मैं जब अपना पेन देती हूँ या मैं कहती हूँ चले बाबा आप भी लिखें इस पे ना, तो इस पे काम करें, तो वो मेरा पेन ना पकड़ती है, सोचती है, फिर सोच में पड़ जाती है, तो हमें भी एक बार दिल में ख्याल आ जाता है कि यार पेशेंट बेचारा जो है ना वो हमारे कागजों और पेंसिलों को भी नहीं पकड़ना चाह रहा, तो मैंने उसको फिर जब मैंने उसको साइको एजुकेट किया तो मैंने उससे कहा कि कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे सेशन आराम से ले, आप अपना ये सारा कुछ लिखें, तो आप जब घर जाएंगे तो आप अपनी एक बार नीट कर लेना, तो आपने पेशेंट को उसी टाइम क्लैरिफाई नहीं करना कि कुछ भी नहीं है, इसको भी कुछ नहीं लगा हुआ, इसको भी कुछ, आप जितना मर्जी पेशेंट को कह लेंगे इसको कुछ नहीं लगा, इसको तो वो उसको और ज्यादा उस चीज में इंडल्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं है, वो ये बातें आपके पेशेंट को नहीं आपने करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी कि ये तुम्हारा वहम है। आजकल एक जो ड्रामा लग रहा है ना 11th क्लब, उसमें वो पेशेंट को कहता है ये तुम्हारा वहम है, ठीक है, उसको कहना नहीं है, उसे साबित करके दिखाना है, कहना नहीं है, उसको साबित करके दिखाना है, ठीक है, कि ये देखो ये चीज तुम्हारे सामने गलत साबित हो गई है। मिसाल के तौर पे वो कहती है कि मैंने आपकी पेंसिल पकड़ी, मैंने शीशे को हाथ लगाया, मैंने कागज को हाथ लगाया, तो अब उसको कहें कि अच्छा आप एक्सपेरिमेंट करें, आज आप जाके हाथ ना धोएं या अभी आप 1 घंटे तक 2 घंटे तक हाथ ना धोएं और देखिए आपको कुछ होता है, ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट पेशेंट करेगा तो वो खुद ब खुद जान जाएगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप उसको यकीन दहानी नहीं करा सकते, तो ये वॉलंटरी बिहेवियर्स होते हैं जो वो समझते हैं कि ये मैंडेटरी है, ठीक है, और परफॉर्मिंग द बिहेवियर्स रिड्यूसेस एंजाइटी, नहीं नहीं नहीं,
reduces anxiety but only for a short while. ठीक है, ये एंजाइटी जरूर क्रिएट करती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए करती है। वो फिर जब परफॉर्म कर लेता है ना उसको, तो वो फिर रिलैक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको दौरानिया हर केस में डिफरेंट होता है। ओसीडी के पेशेंट में जो ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स के जो रिपीटेटिव साइकिल्स होते हैं ना, वो हर केस में डिफरेंट होते हैं। किसी को ना एक हफ्ता ज्यादा हो रहे होते हैं, तो दूसरे हफ्ते, और ये कोरिलेट होते हैं उसके बाकी प्रॉब्लम्स के टाइम्स साथ। के साथ भी होता है। मैंने आपको बताया था ना मेरी पप्पा को हुआ था, तो वो सुबह के टाइम ज्यादा करती थी, सेकंड टाइम कम, थक चुकी होती थी बहुत ज्यादा, हाँ, वो नहीं हाँ, करती थी। ऐसे भी है। और दूसरी बात ये है कि ओसीडी जब कोमोबिड होता है, ज्यादातर ये कोमोबिड आपको इसकी नजर आई कोमोबिडी में, तो दूसरा प्रॉब्लम जो ज्यादा चल रहा होता है ना, कोई डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई फोबियाज है या कोई भी इशू है, उसकी वजह से ये बना होता है। ठीक है, तो ये बढ़ता है, जब वो बढ़ता है, जब वो घटता है तो फिर ये भी घट जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे शुगर ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर शुगर भी आप मेंटेन रखो, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, इस तरह करके दोनों चीजें मेंटेन रहती हैं। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखो तो हार्ट इश्यूज भी रिजॉल्व रहते। तो इस तरह से जो है ना, आपने पेशेंट को जब साइको एजुकेट करना है तो आपने उसको मेडिकल टर्म्स की तरह एजुकेट करना है। आपने उसको बताना है कि जैसे आप अपनी शुगर कंट्रोल करते हो, आप इस तरह करके करते हो, जैसे आप 3 टाइम दवाई खाते हो, ऐसे आपने 3 टाइम एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपने उन चीजों को रिलेट करना है उसके साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वॉलंटरी बिहेवियर है ये, यानी खुद अपनी मर्जी से करते हैं वो, और वो समझते हैं कि ये बहुत मैंडेटरी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एंजाइटी तो होती है लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, और ये बिहेवियर जो है ये रिचुअल्स बन जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिचुअल्स? मतलब वो उन्होंने हर दफा उसको पूरी डिटेल के साथ एक वो मजहबी फरीदा समझ के, जैसे आप हर चीज करते हो, वुजू करते हो और वो सारा कुछ उसी तरह से ये ऐसे जैसे आपके फ्राइज होते हैं। हाँ। रिचुअल्स आपके फ्राइज जैसे, जैसे फ्राइज बन जाते हैं आपके, एक जूस बन जाता है आपके, जैसे वजू में अगर हम मुंह नहीं धोते तो वो हमारा एक अहम रुकन है। ठीक है, तो वो एक रिचुअल बन गया, एक रस्म, एक ऐसी रस्म खास बन गई है कि जिसके बहुत जरूरी है। जैसे वुजू करना है तो 3 दफा अगर करना है तो हर दफा 3 दफा। हाँ, ये बात है ना। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला है तो कुछ थोड़ा सा बता भी दूं, क्योंकि थेरेपी में तो हम ये पढ़ेंगे चीजें, लेकिन जब जब आई है बात तो अभी हो जानी चाहिए। देखो, जब ओसीडी में ना पेशेंट को, आप हमारे पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, हम अपने मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस एंड अदर थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट देयर कल्चर। तो हमारे यहाँ पे, हमारे पाकिस्तान में, यहाँ इलाके में, यहाँ के लोगों की जब ओसीडी होती है तो रिलीजियस ओसीडी जो खास तौर पे है वो पाकी न पाकी से शुरू होती है, फर्ज सुन्नत नफल से शुरू होती है, और यही रिचुअल्स वाली बात, जैसे आपने बोला 3 दफा अगर कुल्ली करनी है तो फिर 3 दफा ही करनी है, तो वरना हमने एक गिनती पीछे नहीं जाना, एक गिनती है तो वो पता है क्या, बचपन से लकीर के फकीर बन जाते हैं, ये कहावत है जरूरी। वो इसलिए क्योंकि लकीर के फकीर बन के आप ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे एक नफल इबादत है, एक आपकी अच्छी आदत है, एक नेकियां हैं, एक मुस्तहब चीजें हैं, एक सुन्नत है और एक फर्ज है, एक वाजिब है। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको बचपन से नहीं समझाई जाती, तो आपको लगता है कि सुन्नत भी फर्ज है, नफल भी फर्ज है, मुस्तहब भी फर्ज है, सवाब भी फर्ज है, हर चीज मेरे ऊपर फर्ज है, हर चीज मेरे पे वाजिब है, अभी के अभी करनी है। ठीक है, आपको डिफरेंस ही नहीं पता कि नफल क्या है, सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है। 3 दफा कुल्ली करनी है तो कितनी दफा वाजिब है, कितनी दफा मुस्तहिब है, कितनी दफा सवाब है, और अगर कितनी दफा कर लो तो वो गुनाह बन जाता है। ये चीजें हमें नहीं समझाई जाती। ठीक है, हमें गिनती बताई जाती है वो वाली, हालांकि दीन इतना आसान है कि इतना कर लो तो फर्ज है, इतना कर लो तो मुस्तहिब है, इतना कर लो तो नफल है, इतना कर लो तो सुन्नत है। ठीक है, तो ये चीज जब आपने पेशेंट को अंडरस्टैंड करवानी है ना, डिफरेंस ऑफ द थिंग्स,
आपने खुद नहीं उसको लेक्चर देना, आपने उसे कहना ये लो इस चीज पे सर्च करके आओ। और देख के ये जैसे मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ कि ये चीज ढूंढ के लाओ, ठीक है, जब आप खुद रिसर्च करके लेके आते हो तो फिर आप कहते हो कि ये तो वाकई ये इतने टाइप्स की ये चीजें हैं, ये ऐसे है ये वैसे है, ठीक है। तो जो है वो जब पाकी नपाकी का जिक्र आता है तब भी आपने पेशेंट को अगर आपने थेरेपी चल रही है, थेरेपी में आपने अगर उसको सर्च भी दे दी ना कि आपने पाकी क्या होती है, दुनिया में कहाँ कहाँ पाक मौजूद है, ठीक है, वो तो आपने ईआरपी तो आपकी चल रही है, लेकिन साथ आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी करनी है। उसके इंसाइट का पता चलेगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे पहले आपकी इंसाइट पे ही काम करती है कि आपकी थॉट्स किधर जा रही हैं, ठीक है। मैंने ना एक छोटा सा एक आर्टिकल लिखा था पिछले दिनों, और वो लिखा था कि सोचें 3 किस्म की हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक हकीकी सोच। हमारे मुआशरे में रैशनल जो सोच होती है उस पे काम बहुत कम हो रहा है, रैशनल थॉट्स पे काम बहुत कम हो रहा है। हम कह रहे पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, ठीक है, रैशनल होना चाहिए ना, हाँ। पॉजिटिव भी रैशनल होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, पॉजिटिव सोचते सोचते हम कई ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, या हम बहुत ही ऑपोजिट, नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। तो इसलिए आपने रिचुअल्स से ये बात निकली है कि आपने रिचुअल्स को कैसे आपने करना, ये एक बिल्कुल बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूजन बनना है। ओसीडी के पेशेंट्स, हाँ आपने पूछा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में चेंज होते हैं, ओसीडी के पेशेंट्स जो होते हैं ना वो स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में, साइकोटिक डिसऑर्डर में चेंज हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, डिल्यूजनल थॉट्स की वजह से। हाँ, क्योंकि उनके रिचुअल्स अगर नहीं टूटेंगे तो फिर वो डिल्यूजनल थॉट्स बन जाते हैं, और फिर वो जो इमेजेस है ना वो फिर उन्हें दिखाई भी देते हैं। अच्छा चले, याद आ गया इस बात से, केस याद आ गया। एक बच्ची जो है वो 15 साल की बच्ची 9th क्लास में पढ़ती थी, और उसको उसको प्रॉब्लम तो एंजाइटी का था, लेकिन ओसीडी से तो नहीं वो गई थी, लेकिन उसको एंजाइटी, उसको स्ट्रेस बहुत शदीद था, उसको स्टैमरिंग हो रही थी, ठीक है, उसको रात को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था, पेट में बिला वजह दर्द रहना और सर दर्द करना, बात करते हुए हिचकिचाहट होना, बिला वजह रोना आना और गुस्सा करना, एंजाइटी के तो थे उसको अलामत, ठीक है, पेट भी खराब रहता था। लेकिन जब उसके घर वालों ने उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई तो वो उसको फिर उसकी अम्मी ने एक दफा आके मुझे शिकायत की कि एंजाइटी तो है इसको बहुत शदीद, बड़ा बेचैन रहती है हर वक्त, लेकिन ये बार बार कहती है कि मुझे वॉशरूम में खून दिखाई देता है, और जब मुझे लाके ये दिखाती है खून तो वो तो पानी होता है, वो खून नहीं होता, क्योंकि इसके जहन में बात बैठ गई हुई है कि ना गंदगी है वॉशरूम में, खून के छींटे हैं या फिर गंदगी है, सफाई नहीं है। तो ये मैं इसको कहती हूँ बेटा ये नहीं है, देखो सामने, मैं इसको कह रही हूँ वो पानी साफ है और वो कह रही है कि नहीं ये खून गिरा हुआ है, ठीक है। खास तौर पे जब बच्चियां बालिग होती हैं तो उनको खून से बचपन से जब वो टीनेज के करीब होती हैं उनको साइको एजुकेट नहीं किया जाता, उनको फिजिकल एजुकेट नहीं किया जाता, मदर्स उनको एजुकेट नहीं करती, और जब उनको पीरियड्स आते हैं तो वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, और वो एकदम से जो है ना वो नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है, उनको लगता है यहाँ खून लगा, वहां हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अनकंट्रोलेबल चीजें, तो वो, और उसके साथ फिर उसने उल्टी सीधी बातें भी शुरू कर दी, साइकोटिक फीचर्स उसके 2-3 आने लगे, फौरन से हमने उसके डिसऑर्डर को, उसके चीजों को एड्रेस किया और सेशंस हमने उसके स्टार्ट किए, उसको सारी चीजें कंपाइल की इमरजेंसी, फिर आप यकीन जाने कि उसके फीचर्स खत्म हो गए, फिर वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई। तो ये जो रिचुअल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी चेंज हो जाते हैं, इमेजेस चेंज आना चाहिए। कंपल्जन्स आल्सो हैव कॉमन फॉर्म्स। अच्छा ये कंपल्जन्स की टाइप्स हैं जो आप बना के लेके आए हो ना, वो ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ऑब्सेशंस की टाइप्स हैं डर्ट, वायलेंस, एग्रेशन, ऑर्डिनेस, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, ठीक है। ये इसको डिटेल से डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसकी
इनिशियली चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम हमारा डायग्नोसिस क्राइटेरिया में हम थोड़ा सा परेशान होंगे। आप बच्चों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज डिटेल से बता दी जाए बहुत बेहतर है। अच्छा, इसमें जो बात डिस्कस हुई यहाँ से, ये मैंने पेपर इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसमें आपकी डायग्नोसिस है, इसमें डिटेल्स भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वायलेंस एग्रेशन। अब क्वेश्चन है मेरा, ऑब्सेशन कैसे बनता है इसका? एग्रेशन का गुस्से की वजह से जो होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये लिखा हुआ है, दे हैव कॉमन थीम्स, डर्ट, कंटामिनेशन, वायलेंस, एग्रेशन। ये तो समझ आ गया। ऑर्डिनेस, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया। वायलेंस और एग्रेशन ऑब्सेशन कैसे है? ये टाइप है ऑब्सेशन की। देखो, पहली बात तो ये है कि ओसीडी हम तभी डिफाइन करेंगे जब पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर एक अकेला बंदा सिर्फ गुस्सा कर रहा है तो वो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो उसको ओसीडी है। ठीक, चले मैं अब आपको डिटेल से बताती हूँ। हमने पहले पढ़ा कि वेरियस फॉर्म्स हैं इसकी। फॉर्म्स, ऑब्सेशन की फॉर्म्स है विशेस, इम्पल्सेस, इमेजेस, आइडियाज एंड डाउट्स। ठीक है, तो अब इसमें इम्पल्स क्या है? इम्पल्स आपको मतलब जो मजबूर करती है कुछ करने पे। तो एकदम मजबूर होता है बंदा गुस्से से बोलने पे, एक उससे रहा नहीं जाता। कहते ना, इससे रहा नहीं जाएगा, ये चीखेगा, ये बोलेगा। पीछे पे कोई अर्ज हो सकती है ना, उसके पीछे अर्ज होती है ना, और जो दिमाग में उसके बात आ रही होती है, जो बोलनी है उसको एक अर्ज होती है, उसको एक इम्पल्स आती है कि ठीक पेंची कर दो बस इनकी अब एक दफा। हाँ, या गुस्सा करो या कुछ फेंक दो। हाँ, उनको इम्पल्स आती है एकदम से एग्रेशन की कि तुम ये वो गाली नहीं देते लोग, है ना, गालियां नहीं देते, वो इम्पल्स ही होती है जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही होती। और इम्पल्स के नतीजे में कंपल्जन की जो टाइप है वो यही है कि आपने चीजों को ठा मार दिया। ठीक है, तो जब आपने जोर से मार दिया तो आपने पेशेंट को पूछना है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? तो वो कहेगा मैं गुस्से में खामोश रहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं गुस्से में बहुत चीखता हूँ, मैं गुस्से में बोलता हूँ, ऊंची ऊंची बोल, मैं गुस्से में रोना शुरू कर देता हूँ, तो आपने देखना है कि गुस्से में अगला बंदा क्या करता है। ओके, गुस्से में उठा के चीजें मारने पर मैं चीजें मारता हूँ उठा के, मैं कुशन्स के साथ लड़ता हूँ, मैं कमरे के अंदर आइसोलेट हो जाता हूँ। तो आपकी उसकी रिएक्शन से आपको फिर एक क्राइटेरिया मिलेगा कि एग्रेशन, इसको सिर्फ एंगर मैनेजमेंट चाहिए या फिर इसको ओसीडी में उसकी इम्पल्सिस आ रही हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स हो रही हैं। साथ वो कहेगा कि मैं इस गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं। हाँ, मेरे से होता नहीं है और मुझे खुद ब खुद जो है ना वो मेरे से चीज होती है और अगली दफा। लेकिन साथ आपने देखना है कि अगर वो कंट्रोल करना चाहते, फिर तुम जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता है फिर तुम क्या करते हो? ठीक है, देखो, अगर तो उसका गुस्सा ठंडा होता है और वो जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, साथ ही में ठीक हो जाता हूँ, मैं तो फौरन माफी मांग लेता हूँ अगले बंदे से, तो फिर ये क्या है? फिर ये बाइपोलर है। फिर ये बाइपोलर है, क्योंकि जो बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं वो एकदम पीक पे जाते हैं, बहुत वायलेंस क्रिएट करते हैं और जैसे ही ठंडे होते हैं वो माफिया मांगते हैं। वो कहते हैं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने गलत कर दिया, फिर मिन्नतें तरले करते हैं। अच्छा, और अगर पेशेंट बहुत वायलेंस करता है और वायलेंस करने के बाद भी उसके ऊपर डटा रहता है, वो कहता है जो किया इसके साथ बिल्कुल ठीक किया है, पोजिशनल वेरिएंट हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर, जो किया इसके साथ बिल्कुल ठीक किया है और इसके साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है ये। ठीक है, नेपोटिज्म कहते हैं इसको, नार्सिसिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि वो अपने साधु कर रहा है। ठीक, और अगर, लेकिन फिर मैं बार बार कहूंगी कि ये स्टेटमेंट अगर कोई देती है, माँ देती है कि मैं सही कुटिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप बार बार मैं आप लोगों को कहती हूँ कि किसी एक स्टेटमेंट से हम किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते,
देखना पड़ेगा, वहां सोचना पड़ेगा कि अगर ये भी कर रही है तो साथ में अगर ये एक्सप्लॉइट भी कर रही है, अगर मैनिपुलेट भी कर रही है, साथ में अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दे रही है, किसी दूसरे की इज्जत। ये नार्सिसिस्ट लोग दूसरों को इज्जत नहीं देते, उनकी उनके नजदीक इज्जत सिर्फ सिर्फ उनके अपने उनकी अपनी है, दुनिया में सिर्फ उनकी अपनी इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है। वो एक ड्रामा लगा ना शिद्दत, उसमें वो जो हस्बैंड बना है ना वो यही है, नार्सिसिस्टिक ही है। हाँ ना, ये हस्बैंड ज्यादातर होते हैं, क्योंकि हमारे दीन ने कहा है कि शौहर की खिदमत करो और उसको जो है ना सर पे बिठा के रखो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि साथ दीन ने ये कहा है कि बीवी को भी सर पे बिठा के रखो और उसकी भी, ये वाला जुमला भूल जाते भूल हैं। जाता है। तो वो जो शौहर को सर पे बिठा के रखने वाला काम है, तो बीवी अपने सर इंजाम देती है, माँ बाप सिखा बिठा के भेजते हैं भाई बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखना बहुत, तो वो आहिस्ता वो चौड़ा ही हो जाता है, फिर वो नार्सिसिस्ट ही हो वो जाता है। एकदम इज्जत मिलती है। नार्सिसिस्ट अच्छा आपको मजे की बात दूं, नार्सिसिस्ट पढ़ेंगे ना बताएंगी सारी चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना नार्सिसिस्ट के बारे में, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि नार्सिसिस्ट बनाने के पीछे ना पूरी एक जो है ना स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी होती है, जो जिसने एक पूरा प्रोडक्टिव सिस्टम होता है पीछे, जिसने नार्सिसिस्ट बंदा तैयार किया होता है पूरा, प्रोडक्ट बनाया होता जो है। प्रोडक्ट उसने तैयार किया होता है वो पूरा एक पीछे एक पूरी एक जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग एक पार्टी होती है, और उनमें ज्यादातर कौन होते हैं, उनमें मदर्स होती हैं, उनमें बीवियां होती हैं, फुफ्फोज होती हैं, दादी दादाज होते हैं, नानी नानाज होते हैं, ये रिश्ते होते हैं, और वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनसे डरते हैं, उनसे ब्लैकमेल होते हैं, ना 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 उसको दे दो, उसको कर दो, वो नाराज हो जाएगा, वो ऐसी मैं नहीं उसको कर सकती है, वो करते करते प्यार मोहब्बत एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो होती है ना, एक तो यह तरीका है। दूसरा ज्यादातर जो कभी कभी ऐसे भी मामला हैं जहाँ पे बच्चे बचपन में बिल्कुल डिप्राइव्ड रहे हैं मोहब्बत से और रिजेक्टेड रहे हैं, वो जब हर वक्त रिजेक्टेड रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े होते हैं और उनको सोसाइटी वैलिडेशन देती है कि नहीं आपने वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया, जब लोग उनको वैलिडेशन देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बड़ी चीज थी, मैं तो बड़ा, तो ये क्या है फजूल, ऐसा किस भी है मेरे पास। मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ आजकल यूएई से, ठीक है, तो पेशेंट जो है उसको बाइपोलर है, लेकिन साथ में नार्सिसिस्टिक भी है, क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे अंदर चीज है ना, मुझे इन्होंने सारी उम्र डिप्राइव्ड रखा, मुझे सारी उम्र में गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, चला गया दुबई, ठीक है, जो गरीब खानदान में उसे धक्के मिलते थे, बहन भाइयों से सब माँ बाप से धक्के मिलते थे, जब वो किसी काबिल नहीं था, तो वो कहता है आज मैं किस काबिल हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कुछ था, ये तो किसी काम के नहीं है, इनके तो तगड़े की इज्जत नहीं है, मैं था सब कुछ, और मैं अब भी अपनी इज्जत करवाऊंगा, पैसे से करवाऊंगा, अपनी करवाऊंगा, तो ये ऐसे मतलब आप के अंदर आजी नाम की चीज ही नहीं है कोई, यानी कि वो वाली बात है कि जिसके पास ताकत आ जाए वही खा जाए सारों को, और जब वही कमजोर हो तो वो ढीला पड़ जाए, ये क्या बात हुई, कुर्सी का शोर है ना। अच्छा जी तो इसलिए मैंने आपको वायलेंस की भी डिटेल बता दी और ये ऑब्सेशन जो है अगर वायलेंस और अग्रेशन का हो तो इसका कंपल्शन क्या होगा, वायलेंस का होगा तो वो चीजें तोड़ेगा, फेंकेगा, या ये भी हो सकता है कि वो अलग जाके बैठ जाए कि आपने कम पढ़े लिखे लोगों को, ज्यादातर पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चों को मारते नहीं देखा, रोज बच्चों की पिटाई हो रही है, यहाँ तक कि पाइप से हो रही है ना, तो वो जब उनको गुस्सा आता है तो बाप का बनता है कि भाई वो मारे। आपने कभी मेड्स को नहीं सुना कि हमने बच्चों को, आज तक बच्चे ने बहुत कुटिया, ठीक है, गुस्सा चढ़िया ते कुटिया, गुस्सा चढ़िया ते कुटिया, इसी मुआशरे में रहते हैं ना हम आप सब, तो वो कहते हैं प्यो नु गुस्सा चढ़िया ते कुटिया, प्यो ने गुस्सा करया तो ये गुस्सा करया ऑब्सेशन है, तो कुटिया जो है वो ये जब मदर्स भी होती हैं बच्चों को थप्पड़ मारने में तो गुरेज नहीं करती ना, ये कंपल्शन है,
इधर से गुस्सा आया, थप्पड़ मारा इसे। उनको इम्पल्स कंट्रोल नहीं करनी आती, ये इम्पल्स है एकदम से। तो गुस्सा आया, बस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, मार देना रख के, क्योंकि यही हल है उनको। इससे उनको ना लगता है कि उन्होंने हल निकाल लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कि पहले वो जो है ना क्या कहते हैं, उनके पास क्या कहेंगे, क्या किधर गया उनके पास उनको रोकने की ये वॉलंटरी बिहेवियर होता है। मेंटल लगता होता है मैंडेटरी है कि जो हूं मैंने गुस्सा चढ़िया है ना तो हूं मारना है, कंट्रोल नहीं करना। उनके पास कंट्रोल का सिस्टम मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगर वो किसी वक्त कंट्रोल करते हैं तो वो एंग्जाइटी में जाते हैं। तो उनकी एंग्जाइटी दूर ही तब होती है जब वो मार मूर लेते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर रियलाइज होता है मैंने गलत किया, फिर भी रियलाइज नहीं होता, फिर भी कहते हैं बस गुस्सा चढ़े देता फिर मैंने तंग करेगा, मैंने गुस्सा आएगा मैं। अच्छा जी, और ऑब्सेशंस एंड रिलेटेड वो अच्छा इसमें बड़ा अच्छे से डिटेल से बताई हुई है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस क्या आपस में कोई ताल्लुक रखते हैं। मोस्ट पीपल विद ओसीडी एक्सपीरियंस बोथ. Compulsions acts are often the response of obsessive thoughts. Compulsions seem to respond yielding of obsessions. ज्यादातर जो compulsions होते हैं वो obsessive thoughts की वजह से ही आते हैं, वो उसकी पैदावार होते हैं। जो हम compulsions को acts बोलेंगे, obsessions को thoughts बोलेंगे। thoughts के नतीजे में जो काम होते हैं, जो एक्शंस किए जाते हैं, वो उसी की पैदावार होते हैं, जाहिर है उसी की पैदावार होते हैं। लेकिन कंपल्जन जो है समटाइम्स वियर टू हेल्प कंट्रोल ऑब्सेशंस। कभी कभी कंपल्जन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि ये ख्याल दोबारा ना आए। मतलब कुंडी लगी है कि नहीं लगी, बंद कर आता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। तो ये उसको ऑब्सेशन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको काटने के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी काम किए जाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, अपनी तरफ से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, सप्रेशन नहीं होती, वो सप्रेस नहीं कर रहे होते, वो जाके लॉक लगा के आ रहे होते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको ऑब्सेशन फिर आता है, वो कहते नहीं दोबारा एक बार चेक कर आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो कंपल्जन वो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने ऑब्सेशन को, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। ठीक है, मैनी विद ओसीडी वरी they will act on their obsessions but most on these concern are unfounded. ठीक है, ओसीडी की जो वरी होती है वो ऑब्सेशन में नजर आ रही होती है, और उस वरी को कंट्रोल करने के लिए वो कंपल्जन्स एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपल्जन्स यूजुअली डू नॉट लीड टू वायलेंस और इमोरल कंडक्ट। तो कंपल्जन्स वो कह रहा है कि बहुत बड़े किसी जो है ना वो नुकसान में, जैसे कि क्रिमिनल्स होते हैं जो आदी होते हैं क्राइम करने के, उसमें इमोरल जो चीजें होती है उसमें शामिल नहीं होती के करना। लेकिन इसमें ना वो एक है, इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया हुआ, वो इन्होंने शामिल किया है उसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले में, कंडक्ट वाले में, क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया का जो डिसऑर्डर है ना वो होता है छुरी कांटे चोरी करना, कटलरी चोरी करना, कोई सामान। एक हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट थी, वो पेंसिलें चोरी करती थी। अच्छा, कुछ वो हमारे सर बताया थे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी चुरा लेते। हाँ, वो तो उन्होंने आगे बेचनी होती है ना। नहीं, वो कह रहे थे वो छत पे उन्होंने इकट्ठी की हुई थी बगैर किसी पर्पस के। हाँ, शौक हो, बस वो लग गया ना, फिर वो ऑब्सेशंस हो गए ना, ऑब्सेशंस थी। हाँ, तो अब उसका फायदा कोई नहीं। अब एक दिन उस लड़की को ना, उसको साथ में स्किज़ोफ्रेनिया भी था, स्टेबल थी, लेकिन स्टेबल थी, काफी हद तक चीजें उसकी स्टेबल हो गई हुई थी। तो जो है ना वो क्या कहते हैं,
मेरा म्यूट था इतनी देर से। हम डिफरेंशियल्स कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, म्यूट कर दिया था और दोबारा से अनम्यूट। एंजाइटी का हम डिफरेंस कर रहे हैं ओसीडी के साथ। ओसीडी के साथ जो एंजाइटी का डिफरेंस है वो बेसिकली सबसे पहले यही है कि ओसीडी का पेशेंट आपको तरीके बता रहा होगा कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, और उसकी टाइमिंग्स पता चल रही होंगी। लेकिन एंजाइटी वाले ने इससे ही वो हारा हुआ होगा, वो रोएगा आपके पास, वो थका हुआ होगा, टायर्ड होगा। इसमें टायर्डनेस होती है ओसीडी में, लेकिन उसने अपने सारे तरीके लगा लिए होते हैं और वो तरीके अभी भी लगा रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं भी ये रास्ता बदल लेता हूँ, मैं तो इस रास्ते से गुजरता ही नहीं हूँ जहां से मुझे थॉट्स आती हैं, मैंने तो वहां रास्ता बदल लिया है। मैं उस अब वो पेशेंट पता है क्या कहता है, मेरा जो पेशेंट ओसीडी का है, वो कहता है कि घर के जो वो उसकी बहन भी कहती थी कि वो इन रास्तों से वो गुजरता ही नहीं है। वो कहता है मैं इस रास्तों से इसलिए नहीं गुजरता क्योंकि वहां से मुझे ख्यालात अजीब से आते हैं। मैं एक दफा मुझे बहुत अब्यूज फलाने ने किया था तो मैं वहां से गुजरा था तो मुझे ज्यादा ख्यालात आए थे, तब से मैं वहां से गुजरता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ रास्ता ही चेंज कर लो, मैंने यहाँ से इधर से जाना है। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है। मेजर डिप्रेसिव में और ओसीडी में क्या फर्क है? मुझे डिप्रेसिव में मूड उसका बहुत ज्यादा, जब वो आएगा वो मूड बहुत ज्यादा लो होगा, बोलेगा कम वो। और जो ओसीडी वाला है वो आपको बताएगा, सारी चीजें बताएगा। बिल्कुल 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 ठीक है, सही है। और जो रुमिनेशन होगी ना वो नहीं होगी, मेजर डिप्रेसिव में रुमिनेशन नहीं होगी। ये इसमें एंजाइटी में भी फर्क यही है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में रुमिनेशन नहीं होगी, ओसीडी में तो रुमिनेशन होगी ना, थॉट्स की भी और एक्शंस की भी। ठीक है। और अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाकी डिसऑर्डर्स में स्पेसिफिकेशन है, जैसे होर्डिंग में हाँ बिल्कुल, खास एक चीज है, स्पेसिफिक हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर में और इसमें क्या फर्क है? ईटिंग डिसऑर्डर में और इसमें समटाइम फर्क करना मुश्किल हो जाता है, कोमोर्बिड भी होते हैं, क्योंकि दोनों में ही समटाइम ये होता है कि उसको इस चीज का होता है, ओसीडी होती है, वो बॉडी डिस्मॉर्फिक में होती है, इसमें नहीं होती। इसमें खास खाने पीने से ताल्लुक होता है और स्पेसिफिक होता है। ठीक है। और पेशेंट भूख लग रही है खा रहे, भूख लग रही खा रहे, भूख लग रही खा रहे, एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिस्टिंग्विश ऐसे होता है कि वो तो पतला ही हो जाता है ना, उसको वेट कंसर्न होते हैं। हाँ, उसमें वेट कंसर्न भी होते हैं, लेकिन इसमें वेट कंसर्न नहीं होता, इसमें सिर्फ ख्यालात आ रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। वो मैंने मिक्स कर दी, बॉडी डिस्मॉर्फिक, उसमें कोमोर्बिडिटी होती है इसके साथ। हाँ बिल्कुल होती है। टिक्स में और इसमें क्या फर्क है? टिक्स डिसऑर्डर में ना वो इनवॉलंटरी होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, और या आवाज, इसमें मूवमेंट्स ऐसी हर वक्त नहीं होती, लेकिन ये इसके साथ स्पेसिफाई हो जाता है। और लेकिन इसमें डायग्नोसिस फिर उससे डायग्नोसिस कोमोर्बिड चलता है। ठीक है। ओसीडी में टिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन टिक्स में ओसीडी नहीं होता। ठीक हो गया। साइकोटिक डिसऑर्डर में जाहिर है साइकोटिक फीचर्स होते हैं, लेकिन ये ओसीडी के साथ कोमोर्बिड चलता है, क्योंकि उसमें फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है। अदर कंपल्सिव लाइक बिहेवियर्स, हाँ ये पढ़ो पढ़ो। Certain behaviors are sometimes described as compulsive, including sexual behaviors in the case of paraphilia, और gambling disorder में, and substance use, alcohol use disorder में. These behavior differ from compulsive disorder in the person usually drives pleasure from the activity. उसको प्लेयर मिल रहा होता है, उसको प्लेयर नहीं मिल रहा, ये डिफरेंस है। वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आपने ये चीज नोट करनी है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के साथ मेरे पर पेशेंट आते हैं ना, तो वो जो पेशेंट प्लेयर ले रहा होता है ना, वो तो मजे ले रहा होता है, वो तो बातों के भी मजे ले रहा होता है, वो तो इमेजेस के मजे ले रहा होता है, वो तो पता नहीं कहाँ आपको भी ले जाएगा कहीं, वो तो आपको ख्यालों में भी आपके साथ आपको कहीं ले जाएगा, अच्छा ये ऐसे वैसे। ठीक है। हाँ, वो पैराफिलियाज होते हैं, वो सेक्सुअल अब्यूजर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ ये ख्याल आए ना, ये ख्याल आए ना, ये ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, तो मैं इससे तंग हूँ। लिंक एंजाइटी होती है, लिंक। ठीक। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से क्या फर्क है, ये मैंने आपको बता दिया था जी, बताएं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में ना उसका ट्रेड बन जाता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उसका वो शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, जबकि और दूसरी इसमें इम्पेयरमेंट नहीं होती इतनी, इसमें इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल।
माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ एक्सेसिव परफेक्शनिज्म होती है, रिजिड हाँ। कंट्रोल होता है, परवेसिव। इसको अपने चीजों पे कंट्रोल होता है, ठीक है। ये रिश्ते गंवा देगा जो परफेक्शन, OCPD इसको कहते हैं, OCPD। जैसे कंपल्सिव पर्सनालिटी, ये जो होगा ना, ये रिश्ते गंवा देगा लेकिन अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा, रिजिड परफेक्शन, पर ये अपने आप को वहीं का वहीं रखेगा, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों को खो देगा, रिश्तों को खो देगा, लेकिन जो है ना वो अपना परफेक्शनिज्म नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत सही करता हूँ, परफेक्ट काम करता हूँ। ये थोड़े से सेल्फिश लोग होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जो हमने किया, जो हमने जैसे किया, भाड़ में जाए बाकी सब, बाकी सही नहीं कर रहे। बाकी नहीं 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 नहीं, अपने परफेक्शन को खराब नहीं करने देते ये, दूसरा जिसने खराब करना है वो कर ले। मिसाल के तौर पे मेरे कुशन ये सोफे पे पड़े हुए, तो जो कोई बार बार ऑन एंड ऑफ आता है तो वो खराब करता है, तो मेरी परफेक्शनिज्म है कि हर वक्त ऐसे ही रहे, तो मेरी कोशिश होगी इस पे कोई बैठे ही ना, रिश्तेदार आए ही ना, कोई आए ना, आएगा नहीं तो बैठेगा, ठीक है। जब वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी वही की वही रहेगी, पर OCPD रहेगा, लेकिन क्या होगा, ताल्लुकात उसके इतने ज्यादा नहीं होंगे, वो फिर उस जैसा ही बंदा उसे मिलेगा जो कि उसको कम उसके जैसा ही होगा, या उसके अपने बच्चे होंगे, या उसकी बहन भाई, उसके माँ बाप होंगे। स्टिफ रिजिडिटी, वो अपनी रिजिडिटी के पीछे अपने रिश्ते गंवा लेगा, अपने वर्क प्लेस पे अपनी चीजों को खो देगा, लेकिन वो अपने असूल नहीं बदलेगा। तो ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बच्चों के साथ तो बड़े मसाइल होंगे। नहीं, बच्चे आदी हो जाते हैं, बच्चे उन चीजों को कैरी करते हैं, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और किस किस चीज के साथ ये चलता है, OCD, कोमोर्बिडिटी, इसी काफी डिसऑर्डर, मतलब अगर साइकोटिक फीचर्स हैं इसमें तो उसके साथ भी है ये, और इसके अलावा फिर इसके एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी है, फिर ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ। हाँ जी, काफी चीजों के साथ ये मौजूद है। हमारा OCD कंप्लीट हो गया है, हम बॉडी डिस्मॉर्फिक और ये बाकी सब चीजें जो हैं ये कल करेंगे इंशाल्लाह, या फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। तब तक के लिए हमें अल्लाह हाफिज।